हेलो बच्चों। जैसा कि आपका टोटल लर्निंग ऐप पे आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम लोग हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है पैरामेडिकल के बच्चों के लिए खासकर, और साथ ही साथ सारे बच्चों के लिए जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। इसीलिए आज हमारी चैनल आपको बेसिक इंग्लिश लेके आई है, जिस बेसिक इंग्लिश में हम आपको पढ़ा रहे हैं आपके बेसिक इंग्लिश में, जो कि जीरो लेवल से था। जैसा कि मेरा पिछले 2 वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने एक जीरो लेवल से इंग्लिश शुरू की, अल्फ़ाबेट के बारे में बताया, सेंटेंस के बारे में बताया, बहुत सारी बातें ऐसी भी बताई मैंने कि कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे सामने कोई वाक्य आया और कोई हमसे पूछ दिया कि ये वाक्य क्या है, कैसा है, कौन सा वाक्य है, तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने ये बताया कि कैसे चिन्हेंगे, कैसे उसकी आइडेंटिफाई करेंगे कि वह वाक्य मेरा इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है कि ऑप्टेटिव है। तो मैंने ये पिछले वीडियो में देखा और आपके इंटरेस्ट को देखकर मुझे लगा, व्यू को देखकर, कि नहीं आप समझ रहे हो। तो मेरी यही है कि जब आपको ये समझ में वीडियो आए, जितना से जितना हो सके शेयर करें। और वैसे बच्चे जो अभी तक पारा मेडिकल की खासकर तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं या टोटल लर्निंग ऐप से नहीं जुड़े हैं या उनकी टोटल बैच को खरीदे नहीं हैं, तो जल्द से जल्द खरीदिए, क्योंकि अभी भी समय है। आप आराम से उस बैच को खरीद कर आप पढ़ के आप अपनी रैंक सुधार सकते हैं। तो चलिए, आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो भर्व है ना। ये भर्व जो होता है ये बड़ा ही वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि दुनिया में भर्व हम ही पे तो है। हम ही लोग जो काम करते हैं, जो एक्शन करते हैं, उसी पे तो भर्व बनता है और उसी से वाक्य निकलता है। तो ग्रामर जो बना है वो हमारी एक्टिविटियों से ही, है ना, हमारी ही एक्टिविटियों से ग्रामर बना है। क्लियर है? तो कहता क्या है, भर्व क्या है? तो इसकी सबसे पहले हमें परिभाषा पढ़नी है कि a verb is a word which shows, है ना, a verb is a word, है ना, which shows action, state and possession। अब बात आती है कि सर हम लोगों ने तो जाना कि वर्ब तो सिर्फ एक्शन को बताता है, तो आपने स्टेट भी डाला और पोजीशन भी डाला, ऐसा क्यों है सर? तो देखो, कहता है कि क्रिया एक शब्द है जो हमारे एक्शन को तो दर्शाता ही है, हमारी अवस्था को भी जो दर्शाए, हमारे अधिकार को भी जो दर्शाए, उसे हम वर्ब कहते हैं। इसको समझना है। तो इसको कैसे समझेंगे हम लोग? इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल जो हमारा देखेंगे, है ना, वो क्या है? तो जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई हैव अ कार। बहुत सारे बच्चों को इसका हिंदी आता होगा और कुछ को दिक्कत भी होती होगी। तो देखोगे ये 3 एग्जाम्पल जो मैंने आपको सामने रखा है, इस 3 एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा कि कैसे कौन से एग्जाम्पल से एक्शन का पता चलता है, कैसे स्टेट का पता चल रहा है और कैसे पोजीशन का पता चल रहा है। जैसे देखो, अगर हम इसकी हिंदी करें, इसको हिंदी करके देखते हैं, वह क्रिकेट खेलता है। इसका हिंदी यही ना होगा, वह क्रिकेट खेलता है। इसका हिंदी क्या होगा कि मैं एक, है ना, शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें यहाँ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे खेलना, तो खेलना यानी प्लेस, ये क्या काम कर रहा है? एक्शन का काम कर रहा है। यहाँ मैं एक शिक्षक हूं, ये क्या दर्शा रहा है?
आपको अवस्था यानी मेरी क्या स्टेटस दिखा रहा है, अवस्था दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेट का काम कर रहा है। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये जो हैव है ये आपका क्या दर्शा रहा है, पोसेशन दर्शा रहा है। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। यानी क्या समझ में आ गया कि वैसा वर्ब जो एक्शन को दर्शाता हो, स्टेट को दर्शाता हो, पोसेशन को दर्शाता हो, उसे ही हम लोग वर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ेंगे आगे, टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, वर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब, है ना। 3 प्रकार के वर्ब्स होते हैं, 3 प्रकार के वर्ब का, वर्ब के कितने भेद होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अ वर्ब, वर्ब के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है डायनामिक या डायनामिक वर्ब कह सकते हो, है ना। पहला को हम लोग क्या कह सकते हैं कि डायनामिक और एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब्स भी कह सकते हो, यहाँ वर्ब्स लगा दो। दूसरा जो होता है, जो दूसरा आपका कह सकते हो मेन वर्ब कह सकते हो, है ना। दूसरा में आपको मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हो। तीसरा जो है आप क्या कह सकते हो, हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हो, नहीं जिसको एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग। यानी 3 प्रकार के क्रियाएं होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, डायनामिक और एक्शन वर्ब्स, मेन वर्ब्स और लेक्सिकल वर्ब्स, और आपका जो होगा हेल्पिंग वर्ब। चलिए एक एक करके सब कुछ जानते हैं कि डायनामिक और एक्शन वर्ब्स किसको कहते हैं, मेन वर्ब्स किसको कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखें डायनामिक वर्ब। तो इस डायनामिक का मतलब ही पता चल जा रहा है कि वैसा वर्ब जिससे एक्शन का बोध हो, है ना। कहता है, अगर डायनामिक वर्ब्स कहता है, इससे साफ पता चल रहा है, क्योंकि हमने डायनामिक वर्ब्स को एक्शन वर्ब्स भी कहे और डायनामिक वर्ब्स को हम लोग डायनामिक वर्ब भी कहते हैं। तो कहता है क्या कि द वर्ब विच shows physical, the verb which shows physical action, वैसा क्रिया जो शारीरिक क्रिया को, फिजिकल एक्शन को दर्शाता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक वर्ब्स कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल अगर दे तो सी इज कुकिंग, I am playing, she is cooking, I am playing। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायनामिक वर्ब्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें देखो फिजिकल एक्शन हो रहा है ना। क्या एक्शन हो रहा है, कुकिंग, प्लेइंग, रनिंग, रन, है ना, रन है, उसके बाद आपका ब्रेक है ना। ये सब क्या हो गया, एक फिजिकल एक्शन है, तोड़ना। तो ये सब आपको क्या कहला जाएगा, आपका डायनामिक वर्ब्स कहला जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब दूसरा जो होता है मेन वर्ब कहते हैं, दूसरा जो आपका आएगा वो होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब्स। तो कहता किसको है, मेन वर्ब्स जो आपको कहता है वो कहता है जो मेन इंपॉर्टेंस पार्ट इन द सेंटेंस, मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस। कहता है द वर्ब, क्या कहता है, द वर्ब विच इज, है ना, ऑफ मेन इम्पॉर्टेंट, विच इज द वर्ब्स,
है ना, द वर्ब विच इज इन मेन importance, which is in main importance, which is, है ना, in main importance, which is the verb which is of main importance in a sentence। जब कोई वर्ब एक वाक्य में खास भूमिका निभाता हो तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, है ना। जैसे अगर हम कहेंगे, अगर एग्जाम्पल देंगे कि राम इज इल, तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ही वाज एब्सेंट, ये यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यानी इज और वाज को यहाँ पे मेन वर्ब भी कहा जाता है। इज और वाज एक मेन वर्ब के रूप में ही कहा जाएगा। ये मेन वर्ब तब कहलाएगा जब उसमें कोई दूसरा एक्शन वर्ब ना रहे, तब ये क्या कहलाता है, आपका मेन वर्ब कहलाता है। आगे हम समझाएंगे कि कैसे हम इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब ना कहकर मेन वर्ब कहेंगे, और कब इज एम आर वाज वेयर जब है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ना कहलाकर हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, ये आपको हम आगे दिखाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, जो थर्ड पॉइंट है। कहता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या काम करता है। सबसे बड़ी बात है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या काम करता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो कहते हैं, द वर्ब विच हेल्प्स द मेन, कहता है द वर्ब विच हेल्प्स द मेन। देखो यहाँ मेन वर्ड याद रखो, कहता है क्या कि द वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म, verb to form a tense, form a tense, voice और mood, voice और mood। मतलब हेल्पिंग वर्ब वो है जो किसी वर्ब के रूप को दिखाता है, उसके समय, उसके द्वारा किए गए और उसकी भावना को, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई एम रीडिंग, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एम जो आ रहा है ये क्रिया के फॉर्म को दर्शा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे भी एम को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि सर अभी अभी आपने इज एम आर को मेन वर्ब भी बोला और आपने सर इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब भी बोला, तो मैंने आपको बताया कि अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ये मैंने कहा कि आपको मैं बताऊंगा कि कब इज एम आर ये सबको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं और कब इज एम आर को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग जान लें हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो देखोगे हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक होता है आपका मोडाल हेल्पिंग वर्ब। एक होता है आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मोडाल हेल्पिंग वर्ब। अब कोई पूछेगा कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक टू बी, एक टू हैव, एक टू डू, है ना। एक टू बी, एक टू हैव और एक टू डू, ये तीन प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मोडाल जो होता है ये 13 होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट होता है, शुड होता है
आउट टू होता है, मस्ट होता है, शैल होता विल होता वुड होता है ना। यूज टू होता नीड होता डेयर होता है। ये 13 मोडाल होते हैं। 13 जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, मोडाल वर्ब कहलाते हैं। और प्राइमरी वर्ब में कौन कौन 3 भेद होते हैं, टू बी, टू हैव और टू डू, है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं टू बी। तो टू बी के अंतर्गत कौन कौन जो आता है, सबसे बड़ी बात है तो जो आपका इज, एम, आर, वोज, वर, बिन, बिंग, है ना। वर, इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, है ना, उसका बिंग, है ना। बात समझ में आ रहा है। बी को भी इसमें हम डाल देंगे, बी, वाज, बिंग, ये सब जो आपका आता है ये आपके टू बी के अंतर्गत प्राइमरी वर्ब होते हैं। उसके बाद इसमें देखिए टू हैव के अंतर्गत कौन आएगा, हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये आपका टू हैव के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आता है आपका टू डू, इसके अंतर्गत क्या आएगा, डू, डज और डिड। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, डू, डज और क्या हो गया आपका, डिड। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब सवाल होती है क्या कि इसका यूज कहाँ करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि इसका यूज कहाँ करेंगे, तब जाकर इसका मेन वर्ब और ये पढ़ेंगे। क्लियर है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले यूज देखेंगे तब उसके बाद मेन वर्ब की काइंड्स को पढ़ेंगे। तो देखिए कहता है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अक्सर बच्चे गड़बड़ाते हैं। अब बात आती है सबसे पहली बात इज की। इज का जो अर्थ होता है उसका अर्थ हम कह सकते हैं कि है भी होता है, हूँ भी होता है ना, है, हूँ होता है। बात समझ में आ रही है। इज का अर्थ क्या होता है, हूँ। इसका प्रयोग किसके साथ करते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। तो देखो सबसे पहले तो बात जान लो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जैसे हम बचपन में पढ़े होंगे, इस तरह से पढ़े होंगे बचपन में, है ना। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, सिंगुलर और प्लूरल। आई, वी, यू, ही, सी, इट, है ना, और दे। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट भी आ गया और संज्ञा भी आ गया। ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हम क्या किए, संज्ञा को भी जोड़ दिए। यानी कहने का मतलब है क्या, कहने का मतलब है कि हम इसका प्रयोग जो होगा हम किसके साथ करेंगे, इस सीट का। जैसे हमारे साथ अगर रहेगा सब्जेक्ट ही, देखो एक चीज याद रखना, छोटी सी बात मेरी याद रखना, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या किया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार किया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार।
इसीलिए हम लोग सिंटेक्स आगे पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो होते हैं इज एम आर। मैं थोड़ा देर में बताऊंगा, आगे वीडियो में बताऊंगा कि कब हम हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं और कब हम हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। पहले यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब हम लोग पढ़ लें, उसके बाद पता चलेगा। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यानी हमारा अगर सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, है ना, ठीक है। वन नाउन होगा, वन नेम होगा, ठीक है। और दूसरी बात, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टाइम में ही, प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किस में होगा, है ना, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट फॉर्म में इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म में हो जाएगा यानी प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, जैसे हम बोल देंगे क्या, ही इज ऑनेस्ट, ही इज प्लेइंग, यानी इसका प्रयोग हम लोग क्या किए, प्रेजेंट टेंस में किए। या अगर हम कहें राम इज प्लेइंग, या कहें दिस बॉक्स इज न्यू, दिस बॉक्स इज न्यू, तो यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब जो ला रहे हैं ही के अनुसार ला रहे हैं, राम के अनुसार ला रहे हैं, यहाँ बॉक्स के अनुसार ला रहे हैं ना। और ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, ये राम मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो बच्चों याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, और इज का जो अर्थ होता है वो है हूँ में हम लोग कहते हैं। क्लियर है। दूसरा जान लो, जो दूसरा शब्द है एम, ये सबको पता है, एम का मतलब भी होता है ना, हूँ। एम का मतलब जो हूँ ये आई के साथ फिक्स है और ये हमेशा प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में देंगे तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, या आई एम, है ना, अ लीडर, मैं एक नेता हूँ, यानी आई के साथ ही हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है आपका, जो तीसरे नंबर पे आता है वो होता है आपका आर। इसका भी मतलब क्या होता है, हूँ, ठीक है। इसका भी प्रयोग जो होता है ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर और नाउन के होता है, नाउन के लिए होता है। बात समझ में आ रही है। यानी यहाँ पे जो आपका है थर्ड पर्सन, वही बात बताया मैंने, थर्ड पर्सन क्या आपका जो होगा, है ना, आर है ना, अरे रे 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 रे, ये गड़बड़ा गया, मैं आर पढ़ा, हम वाज पढ़ा रहे थे। इसका भी प्रयोग जो होता है ना, ये प्लूरल नंबर और प्लूरल, है ना, सॉरी, इससे पहले मैंने कुछ हमने सोचा वाज पढ़ा रहा हूँ लेकिन आर पढ़ा रहा हूँ, प्लूरल नंबर और प्लूरल नाउन्स के लिए होता है, ठीक है, आर का प्रयोग। क्लियर है। और इसमें याद रखना इसके साथ जो है आएगा इसमें इस तरह का बिंदु लगा रहेगा, हूँ, हैं, हूँ। और ये प्रयोग किसके साथ होगा भैया, तो वी के साथ होगा, यू के साथ होगा, दे के साथ होगा, मोर नेम्स के साथ होगा, मोर नेम्स के साथ होगा, मोर नाउन्स के साथ होगा, है ना। और इसका भी प्रयोग क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस में करेंगे। इसका भी प्रयोग जो होगा हम किस में करेंगे, प्रेजेंट टेंस में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, है ना,
वी आर प्लेइंग, ठीक है। दे आर लीडर्स, यानी आर कहने से मतलब ये समझ में आ रहा है कि अभी लीडर है, तो यानी वो प्रेजेंट में क्या है, लीडर है ना। आर आर कहने यानी प्रेजेंट में खेल रहा है, तो इसलिए आर जो होता है वो प्रेजेंट को शो करता है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे आपका वोज। वोज का प्रयोग जो होता है ये था, थे, थी, है ना। इसका भी प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और सिंगुलर नाउन के साथ, वही बात जो अभी इज में पढ़ाए थे। इसका प्रयोग याद रखिएगा पास्ट टेंस में होता है। इसका प्रयोग किस में होगा, पास्ट टेंस में। वाज का प्रयोग किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। जैसे अगर हम कहेगा का कि ही वाज रीडिंग, है ना, राम वाज अ लीडर। क्लियर है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि रीडिंग कर रहा था, यानी प्रेजेंट में नहीं, ये आगे पास्ट में किया था, रीडिंग कर रहा था, ठीक है। और दूसरे में क्या पढ़ रहा था, नेता अभी नहीं है, नेता पास्ट में था, यानी वाज क्या करता है, पास्ट को शो करता है। नेक्स्ट जो आपका वर, ये भी वही बात है, इसका भी मतलब होता है था, थे, थी, है ना। इसका जो प्रयोग होता है ना, वो आपका, ठीक है, ठीक है। इसका प्रयोग जो होता है प्लूरल पर्सन और प्लूरल नाउन्स के साथ, है ना। इसका भी प्रयोग जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन सब का प्रयोग जो होता है वो हमेशा हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। जैसे, है ना, दे वर रनिंग, ठीक है। दे, राम एंड श्याम वर लीडर्स। श्याम, है ना, वर क्या थे, लीडर्स। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। वॉज वर का प्रयोग समझ में आ गया। उसी तरह से नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो हैव। हैव का प्रयोग जो होता है, इसका भी प्रयोग जो होता है हैव का, ये भी ये प्लूरल नंबर्स और प्लूरल नाउन्स के लिए होता है। प्लूरल नंबर और प्लूरल नाउन्स के लिए होता है। और इसका भी प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसका भी प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं, है ना। और एक और चीज़, आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, है ना। और इससे पहले भी एक बात बताएं कि वाज का भी प्रयोग आई के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी तरह से आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे अगर कहेगा आई हैव अ पेन, दे हैव गोन, दे हैव गोन, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका हैज़ है ना। इसका मतलब भी हैं, हूँ, है ना, रखे जाने के सेंस में ये यूज होता है, रखे जाने के अर्थ में इन दोनों का यूज होता है ना। और दूसरा क्या, वर्तमान में, वर्तमान में क्रिया के खत्म होने को,
क्रिया के खत्म होने का बोध कराता है। वर्तमान में क्रिया का खत्म होने का बोध कराता है। ठीक है, वर्तमान में क्रिया के खत्म होने का बोध कराता है। हैज हैव, ये हैव भी और हैज भी, और इसका प्रयोग जो होता है ना, वो होता है थर्ड पर्सन। इसका प्रयोग जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और सिंगुलर नाउन्स के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ होता है। क्लियर है? इसका नेक्स्ट देखते हैं हैड। हैड का प्रयोग दोनों के साथ करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, यानी तीनों पर्सन के साथ ये आ सकता है। उसी तरह से ये सिंगुलर नाउन के साथ भी आ सकता है, प्लूरल नाउन्स के भी साथ आ सकता है। ये पास्ट टेंस को शो करता है। ये क्या शो करता है? पास्ट टेंस को। ये शो करता है किसको? पास्ट टेंस को। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल कि आई हैड अ पेन, या राधा हैड डन दिस। हम इसका प्रयोग पास्ट में किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हैड का प्रयोग समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? तो इस हैड जो बना एक भव का फॉर्म से बना, मूल भव माना जाता है हैव को। मूल भव जो होता है V1 हैव जो होता है, इसको भर्व का पहला रूप माना जाता है। इसको V1 माना जाता है। V2 और V3 हैड को माना जाता है। V4 हैविंग को माना जाता है। और V5 हैज को माना जाता है। हैज को भर्व का पांचवा रूप कहते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं डू डज डिड, है ना? नेक्स्ट है डू डज और डिड। ये तीनों का प्रयोग जो होता है, इस तीनों का जो प्रयोग होता है वो क्या करता है? निगेटिव और इंट्रोगेटिव। निगेटिव और ऐसे डू एक इम्पैटिक वर्ड भी कहलाता है, लेकिन डू डज डिड जो होता है वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में, है ना? ये भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में, ये भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव रूप में, इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में इसका यूज होता है। इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में यूज होता है। लेकिन तीनों में अंतर क्या है कि ये यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, ये भी यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, ये यूज होता है पास्ट टेंस में। अब तीसरा अंतर क्या है इसमें कि ये जो यूज होता है वह सिंगुलर नंबर के साथ ये करती, ये जो यूज होता है ये प्लूरल नंबर के साथ, ये जो यूज होता है ये प्लूरल नंबर और प्लूरल नाउन्स के में साथ के लिए आता है। ठीक है? ये जो आता है ये सिंगुलर नंबर और सिंगुलर नाउन्स के साथ आता है। और ये जो है ये दोनों के साथ आएगा, सिंगुलर नंबर
या सिंगुलर नाउन्स, ये प्लूरल नंबर और प्लूरल नाउन्स के साथ आता है ना। बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे अगर, तो एग्जाम्पल जो देखेंगे यहाँ देखो, अगर कहेगा, बस ये याद रखना, ये प्रेजेंट टेंस और ये पास्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है। तो जैसे अगर कहेगा क्या कि दे डू नॉट गो, ठीक है, तो देखो यहाँ डू किस में, दे के अनुसार आया। यहाँ कहेगा क्या, ही डज नॉट गो यानी डजंट गो, और यहाँ दोनों लिख सकते हैं, ही डिड नॉट गो और दे डिड नॉट गो। समझ में आ रहा है। उसी तरह से राम एंड श्याम डू नॉट रीड, और यहां लिखे क्या, राम डज नॉट रीड, और यहां दोनों लिख सकते हैं, राम डज नॉट रीड, राम डज नॉट नहीं, राम डिड नॉट रीड, और राम एंड श्याम डिड नॉट रीड। यानी समझ में आ गया, क्लियर है, बात समझ में आ गई। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि यहाँ तक हमने आपको समझाया। क्या समझाया, फिर से देख ले। हमने पढ़ाया कि भर्ब किसे कहते हैं, फिर भर्ब के काइंड्स कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, फिर हमने पढ़ाया आपको डायनेमिक वर्ब किसको कहते हैं, फिर हमने पढ़ाया मेन वर्ब किसको कहते हैं, फिर हमने पढ़ाया हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, फिर हमने पढ़ाया हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे मुझे मेन वर्ब शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब को शुरू किया। फिर उसके बाद हमने टू बी, मेन वर्ब के जो दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसमें से टू बी, टू हैव और कौन कौन होते हैं। फिर हमने पढ़ाया यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब कि इज का यूज कहाँ करते हैं, एम का यूज कैसे करते हैं, आर का यूज कैसे करते हैं, वॉज का यूज कैसे करते हैं, वर का यूज कैसे करते हैं, है ना, हैव हैज़ हैड का यूज कैसे करते हैं। फिर हमने डू डज डिड के बारे में बताया, और इस तरह से मैंने आपको आज हेल्पिंग वर्ब बताया। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो मेन वर्ब की चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि इज एम आर को कब हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और कर हम उसे मेन वर्ब कहते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।